रिंकी का सपना था कि वो सुबह आँख खोले तो सामने नदी, तालाब, समुद्र दिखे, लेकिन मायके के सामने तो थी कल्लू नाई की दुकान। अरे उठ जा रिंकी, सुबह हो गई। खिड़की खोल दी है, तेरे सर पर सूरज चढ़ा है। सर पर सूरज नहीं, सामने वाले नाई की मूंछ दिख रही है। क्या है माँ, बोला ना कि मत खुला करो खिड़की। खिड़की तो ऐसे खोल देती हो जैसे सामने ओशन बह रहा हो। तभी वहाँ रिंकी के पापा आ जाते हैं। मेरी बिटिया के लिए मिल गया ऐसा ससुराल जिसके सामने जमुना जी बहती हैं। सच्ची पापा, तो लड़की वालों को जल्दी से हाँ कर दो। सामने जमुना जी? क्यों जी, लड़के का मकान कहाँ है? जमुना जी तो कितनी दूर है। अरे बहुत बड़ा मकान है, बहुत बड़ा। देखोगी तो देखती रह जाओगी। चलो अब सब तैयार हो जाओ, चलते हैं लड़का देखने। सभी लड़के वाले के घर जाते हैं। घर वाकई में बड़ा होता है। क्या बात है, काफी बड़ा घर बना रखा है। वैसे कब बनाया ये घर? ससुर जी, जो बहुत ही सरल और अच्छे सच्चे इंसान थे। वो क्या है ना बहन जी, पहले तो ये थोड़ी जगह मेरे पिताजी को मिली थी, लेकिन फिर बच्चों की शादी ब्याह होती रही, घर आगे बढ़ते रहे। जमुना जी को हम धकेलते रहे। अब भगवान ना करे कि ये जमुना जी आ जाए कभी अपनी जगह वापस लेना। ससुर की बात में गहराई तो थी, जो कि होने वाली सास को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो क्या है ना, कुछ ज़्यादा ही रवीश की रिपोर्ट देखता है ये। आप लोग तो ये समझिए कि पूरा घर हमारा है। और क्या है ना, शाम को जब जमुना की ठंडी ठंडी हवा चलती है तो आय हाय हाय हाय। और आगे बढ़ा लो अपनी बालकनी, तब तो हवा के साथ मछली भी आ जाएगी। अवैध कब्जा किया इन लोगों ने भाई साहब। अरे चुप रहो जी, क्या अवैध ववैध? अरे हम ना कब्जा करेंगे तो कोई और करेगा, और सरकार सब वैध कर देगी ना। वोट चाहिए कि नहीं, क्या भाई साहब? पता नहीं क्यों रिंकी के मम्मी पापा को घर ठीक नहीं लगता, लेकिन रिंकी तो राजू के साथ बात करने में लग जाती है। वो देखो, ये व्यू होगा हम लोगों के कमरे से, मस्त है ना। अरे लोग मरते हैं इस महानगर में ऐसे गोवा वाले व्यू के लिए। सही बात है जी, सही बात है। मस्त, क्या ज़बरदस्त व्यू है, ज़बरदस्त। मुझे तो रिश्ता मंजूर है। तुम्हें मैं कैसी लगी? बहुत अच्छी। चलो सबको बोल देते हैं कि हम शादी के लिए तैयार हैं। दोनों जाते हैं और शादी के लिए हाँ कर देते हैं। रिंकी के मम्मी पापा घर आते हैं। बेटा मुझे घर ठीक नहीं लगा, देखा नहीं कैसे जमुना की ज़मीन घेर रखी है। तो क्या हो गया, जमुना जी ने ज़मीन छोड़ी, और उन्होंने छोड़ी है तो कोई ना कोई तो घेरेगा ही ना। अरे लेकिन बेटा ये वैध नहीं है, अवैध काम है। नहीं नहीं नहीं, हम नहीं करेंगे ऐसे घर शादी। अरे यहाँ ये एक बाल्टी पानी वॉशरूम तक नहीं ले जाती, कल को घर में पानी आ गया तो क्या करेगी? लेकिन रिंकी को कौन समझाए, उसकी आंखों में तो रिवर व्यू छाया हुआ था। और फिर कहावत है ना, जब मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। हो जाती है रिंकी राजू की शादी। अरे बहू, ए रिंकी बहू, क्या सारा दिन रिवर व्यू ही देखती रहती है? चल नीचे आ जा और कुछ खाना बना। ऊपर तो ऐसा लग रहा है कि मैं किसी होटल के कमरे में हूँ। हाय रे, काश रूम सर्विस भी हो जाती, जीवन धन्य धन्य हो जाता। तभी राजू आता है। रिंकी वो मेरे कपड़े धोए थे क्या? नहीं तो मैंने नहीं धोए। क्यों, क्या हो गया? क्या हो गया मतलब? अरे ऑफिस जाना है मुझे, आज सारे कपड़े धो देना। बगल वाली चाची के साथ चली जाना जमुना जी के घाट में कपड़े धोआना। वाह, कितना मजा आता होगा ना। हाँ हाँ, मैं चली जाऊंगी। रिंकी अब कपड़े लेकर आसपास की औरतों के साथ जमुना के किनारे जाकर कपड़े धोती और सारा साबुन डाल देती। पर पास खड़ा एक बच्चा ये सब देख रहा था। आप लोग नदी को गंदा कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है। अरे रहने तो ठीक नहीं है कि बच्चे। अरे रुक जा, कुछ दिनों में तो ये घाट भी हम लोगों के घर के अंदर ही होगा। हाँ। चाची हंस रही थी कि तभी बादल गड़गड़ाने लगे। काले काले बादल ऐसे लग रहे थे कि मानो चाची की बात उन लोगों ने सुन ली हो, और अब इसका जवाब तो खुद जमुना जी ही देंगी कि बस बहुत हो गया इंसानों, अब देखो तुम। चाची
चलो बारिश होने वाली है, जल्दी से घर के अंदर हो जाए। हाँ हाँ चलो। वैसे तो ये बादल ना दिखावटी होते हैं, सिर्फ गरजते हैं, बरसने की हिम्मत इनमें नहीं है। बरसेंगे भी तो बस थोड़ी सी देर के लिए। लेकिन ये क्या, चाची का इतना बोलना और बादलों का रौद्र रूप चाची के ऊपर ही गिरता है और चाची बेचारी गीली होकर घर चली जाती है। रिंकी भी किसी तरह घर आती है। हे भगवान, बारिश तो बहुत तेज हो रही है। हाँ मम्मी जी, मौसम अच्छा हो रहा है, रुकिए ना मैं पकोड़े बनाती हूँ, आराम से बाहर देखते हुए खाएंगे। बस फिर क्या, बारिश का मौसम, शाम की चाय, पकोड़े, रात का खाना और फिर सुबह। माँ जी, बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, क्या किया जाए, बाहर कैसे निकले? सास भी घबरा रही थी, पता नहीं क्यों वो कुछ नहीं बोल रही थी। और फिर किस बहू को लेना देना है कि सास घबराई हुई है, वो तो मस्त थी। बाहर बारिश, कमरे से नदी का नज़ारा, वाह 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 वाह। 2 दिन हो गए हैं बारिश नहीं रुकी। याद है ना 25 साल पहले की घटना? हाँ हाँ, सब याद है। ये जमुना जी भी न जाने क्यों घर में घुसने को बेताब रहती है। वो नहीं घुस रही, हम लोगों ने उनकी जगह ले ली है। वो तो आप बस अपनी जगह वापस ले रही है। फिर शुरू हो गए तुम। आज रात भर की बात है, नहीं तो कल कहाँ जाना पड़ेगा पता नहीं। सास परेशान सी रहती है, बहू समझ नहीं पाती कि सास को क्या हुआ है। तभी बहू के पिता का फोन आता है। बेटा रिंकी, सब ठीक है ना? टीवी में देख रहे हैं कि पानी बढ़ता ही जा रहा है। पानी कहाँ पापा? अच्छा अच्छा ठीक है, क्या पता। पापा वो जो जमुना जी है ना, वो तो हम लोगों के घर से 100 मीटर की दूरी पर थी। पर पता है अब क्या हुआ? अब समझो 10 मीटर में। मजा आ रहा है पापा। अरे बेटा, घर के अंदर तो पानी नहीं है ना, घर के अंदर पानी आ जाएगा कल तक, क्योंकि पानी अब 2-4 दिन ऐसे ही बरसने वाला है। रिंकी पिता की बात सुनकर हरकत में आती है। वो भागकर नीचे सास ससुर के पास जाती है। अगर पानी बरसना कम नहीं हुआ तो क्या होगा? तो क्या, हम सबको घर छोड़कर कहीं और सुरक्षित स्थान पर जाना होगा। बहू, घर का सारा सामान सास के साथ मिलकर ऊपर वाले कमरे में रखते, क्योंकि कल से हम लोग तेरे मायके में रहेंगे। फिर क्या था, घर के सारे लोग मिलकर घर का सामान ऊपर वाले फ्लोर पर रख ही रहे थे कि पानी घर के अंदर आ जाता है और कुछ लोग घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं। अब आधी रात को कौन होगा? दरवाज़ा खोलते हैं तो सामने खड़े होते हैं पुलिस वाले। घर छोड़कर अभी निकलो, आगे से जमुना में पानी छोड़ा जाएगा, जल्दी भागो यहाँ से। रिंकी जल्दी से बाल्टी और मग्गा लेकर आती है और जल्दी जल्दी ज़मीन का पानी बाल्टी में डालती है और पति, सास और ससुर मिलकर सारा सामान ऊपर वाले कमरे में भर रहे होते हैं कि तभी सांप सांप, एक लंबा सा पानी वाला सांप उन लोगों के पास आ जाता है। रिंकी जल्दी से ऊपर वाले कमरे में चली जाती है। ऊपर से वो बाहर की ओर देखती है तो इससे अच्छा तो कलुनाई की दुकान थी, कम से कम इतनी मुसीबत तो नहीं थी। जल्दी चलो, भागो यहाँ से। अरे लेकिन ये सारा सामान ऊपर। बिल्कुल वक्त नहीं है, अभी नहीं भागोगे तो डूब कर मर जाओगे। और सभी घर से बाहर निकल जाते हैं और ये क्या, देखते ही देखते पूरा घर बाढ़ में डूब जाता है। ये क्या हो गया? हम लोगों का कितना सामान था, सरकार क्या कर रही है? पापा, मम्मी। सास तो जानती थी कि वो किस बात की सजा भुगत रही है, वो कुछ नहीं कहती। तभी रिंकी डूबते घर की ओर भागती है, पति उसे पकड़ लेता है। मेरी शादी का एल्बम, मेरी शादी का एल्बम, प्लीज मुझे जाने दो प्लीज। पति रिंकी को समझाता है कि जान है तो जहान है। घर बाढ़ के पानी से रिंकी के सामने ही भरा जा रहा था और रिंकी अपने सपनों के घर को डूबता देख रही थी। सौम्या की शादी पंकज से होती है। ससुराल में सास गीतांजलि, ससुर अनिल, जेठ अंकुश और जिठानी अमृता होते हैं। अब सौम्या के ससुराल में सास गीतांजलि और ससुर अनिल बहुत सख्त होते हैं और वो दोनों हमेशा बहुओं को दबाव में ही रखते हैं। एक दिन जब सौम्या और अमृता दोनों रसोई में खाना बना रहे होते हैं, तभी सौम्या अपनी सहेली से फोन पर बात कर रही थी। हाँ यार, क्या तू भी टीना? हाँ, अभी तो शादी को हुए 3 दिन ही हुए हैं। हनीमून की प्लानिंग तो की है, बस पंकज जी को छुट्टी मिल जाए जल्दी से। हाँ।
सौम्या फोन पर बात कर रही थी, वहीं अमृता खाना बनाने में बिजी होती है। तभी गीतांजलि वहां पर आती है। सौम्या बहू, ये क्या नाटक है? अरे खाना बनाते वक्त भी क्या कोई फोन पर बात करता है? अगर कोई छिपकली गिर पड़ी दाल में तो हो गया सबका सत्यानाश। यही चाहती हो ना तुम? नहीं माँ जी, वो अरे क्या वो? अरे कौन है वो मनहूस जिससे तू बतिया रही थी अभी? हैं? मायके से ससुराल में आ तो गई है, लेकिन दिमाग तो मायके में ही छोड़ा, ये लगता है। करमजली कहीं की। देखो अपनी जेठानी से चुपचाप काम में कैसे ध्यान लगा रही है। गीतांजलि की बातें सौम्या बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो गुस्से से चिल्ला पड़ती है। माँ जी, माना कि मैंने फोन पर बात की, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि आप मुझे कुछ भी उल्टा सीधा बोले और अपने मुंह से गवार जैसे बैड वर्ड्स का इस्तेमाल करें। अरे तूने कौन सा महान काम किया है फिर, जो मैं तेरी आरती उतारूं और पाँव धोकर पानी पीऊं? बदतमीज कहीं की। आप जैसी टिपिकल सास को तो बस अपनी बहू को नौकरानी की तरह ट्रीट करना ही आता है और कुछ नहीं। खुद तो बस मालकिन बनकर 5 पकवान खाएंगी और डकार मारेंगी। सौम्या गुस्से में सारा काम आधा अधूरा छोड़कर वहां से चली जाती है। गीतांजलि उस पर बहुत गुस्सा हो जाती है। फिर एक दिन, अब क्या बताऊं मैं आप लोगों को? पंकज बेटा, तेरी बीवी ने तो मुझे क्या समझ रखा है, समझ में ही नहीं आता। जो मन में आए बोल के चली गई। सास के साथ कैसे बात की जाए, इसकी तो इसे रत्ती भर की अकल नहीं है। क्या हुआ माँ, आप ऐसे क्यों बोल रही हो? गीतांजलि नमक मिर्च लगाकर सौम्या के बारे में पीठ पीछे अपने दोनों बेटे और पति से बुरा भला कहती है। बहुत उल्टा बोलती है सौम्या बहू। अच्छा जी, लगाइए। अरे माँ जी, जो बोलना है ना वो मेरे पीठ पीछे बोलने के बजाय सामने बोला कीजिए, बेहतर होगा। सौम्या एक पढ़ी लिखी और अपने उसूलों पर जीने वाली लड़की होती है और ऐसे में उसके ससुराल में बहुत कुछ ऐसा होने लगता है जिसकी वजह से उसे घुटन सी महसूस होने लगती है। बड़ी बहू, छोटी बहू, आज हमारे घर पर मेहमान आने वाले हैं, तो उनके लिए 5 प्रकार की सब्जियां, 10 प्रकार की मिठाइयाँ, रोटी, फुलके और 7 प्रकार की दाल बना देना। और हाँ, अपनी शक्ल अपने घूंघट में ही छुपा कर रखना। लेकिन ऐसा क्यों पापा जी? वो लोग मेहमान ही तो हैं, थोड़ी कोई देवी देवता या राजा रानी है जिनकी इतनी राजसी खातिरदारी की जाए। और शक्ल छुपाने के लिए क्या हम बहुओं ने कोई गुनाह किया है क्या, या किसी का मर्डर किया है? बोलिए ना पापा जी। लड़की, ज्यादा बकबक मत कर, वरना एक लपड़ लगा कर दूंगी। सारी अकल 1 सेकंड में ठिकाने पर आ जाएगी। पंकज, अपनी बीवी को समझा दे कि ससुराल की तौर तरीके क्या होते हैं क्या नहीं, वरना इसकी जुबान कैंची की तरह चलती ही रहेगी। सौम्या, माँ और पापा जो बोल रहे हैं वैसा ही करो, समझ गई? और खबरदार जो आइंदा से किसी से बहस की या कुछ उल्टा सीधा बोला। सौम्या अकेली अमृता को खाना बनाने में मदद तो करती है, लेकिन जब मेहमान आते हैं तभी वो उनके सामने बिना घूंघट ओढ़े आ जाती है, जबकि अमृता ने घूंघट ओढ़ा हुआ था। हाय राम, गीतांजलि, तेरी छोटी दुल्हन को तो देख, इसने तो घूंघट भी ना ओढ़ा, कब से महारानियों की तरह बैठी है। इसे पता है ना बहुओं की जगह रसोई में होती है। और नहीं तो क्या, क्या संस्कार दिए हैं तुम्हें तुम्हारे माँ बाप ने छोटी दुल्हन। जाओ, जाकर हमारे खान पान की व्यवस्था करो और घूंघट ओढ़ लो, और खबरदार जो रसोई से बाहर निकली तो। सौम्या अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। काकी, काका, आप लोगों की अकल क्या जमीन में धंस गई है? अरे मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोग बहुओं को नॉर्मली ट्रीट करने की जगह पायदान की तरह क्यों ट्रीट करते हो? दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, मैं अपना घूंघट ओढ़ने से रही और ना ही आपकी नौकरानी बनकर आपकी सेवा करूंगी, समझे? सौम्या गुस्से से अपने कमरे में चली जाती है। मेहमान भी गुस्सा होकर चले जाते हैं और गीतांजलि और अनिल से सारे रिश्ते तोड़ देते हैं। देख पंकज बेटा, देख ये सौम्या कितनी बदतमीजी से पेश आती है। लगता है ये मायके से ही तय करके आई है कि ससुराल वालों की छाती पर मूंग डालूंगी। पंकज कमरे में जाकर सौम्या को चिल्लाता है। सौम्या, मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, ठीक से पेश आओ। ये तुम्हारे पड़ोसी का घर नहीं है, ये तुम्हारा घर है। हम सब तुम्हारे अपने हैं। ओह रियली पंकज,
लेकिन मुझे तो किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लग रहा। इनफैक्ट तुम भी अब मुझे अपने नहीं लगते। ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे मैं यहाँ पर किराए पे रहती हूँ। 10 रोटियाँ नहीं बनाई तो खाना नहीं मिलेगा, अलमारी साफ नहीं की तो नहाने के लिए पानी नहीं मिलेगा। इतना जुर्म, इतना अत्याचार कौन करता है पंकज? अपने तो ऐसा नहीं करते। पंकज कोई जवाब नहीं देता। ऐसे ही एक रोज अनिल और गीतांजलि सबसे कहते हैं, हम इस घर के बड़े हैं, मुखिया हैं, इसलिए आपसे तुम सब अपना अपना पैसा और सारे गहने जेवरात हमारे पास दे दो। हाँ अमृता बहू, जाओ, तुम्हारे सारे गहने और वो गुल्लक जिसमें तुम पैसे इकट्ठा करती हो ना, वो हमें दे दो। जी माँ जी। अमृता तुरंत अपने सारे गहने और गुल्लक लाकर गीतांजलि को थमा देती है। सौम्या बहू, तुम्हें अलग से कहना पड़ेगा क्या? क्या? मैं ना देने वाली अपना पैसा और अपने गहने आपको? अपना सामान अपने पास हो वही सही होता है। और वैसे भी इस बुढ़ापे में क्यों आप दोनों को यूं इतने पैसे और गहनों की चौकीदारी करने का चस्का चढ़ा है? ये सब बहुत टेंशन वाली चीजें होती हैं मम्मी पापा, रहने दीजिए। सौम्या, जुबान संभाल कर बात करो। भूल गई मैंने क्या कहा था तुमसे? अरे ये तो है ही कलमुही, और कलमुहियों को थोड़ी ना अकल होती है। उनके शरीर में दिमाग तो होता ही नहीं। बेवकूफ, बदतमीज कहीं की। बदतमीज? आज तक मैंने कोई बदतमीजी नहीं की है माँ जी। फर्क बस इतना है कि जो कुछ भी मैं बोलती हूँ वो सच होता है, और सच तो हमेशा कड़वा होता है, इसीलिए आप लोग दिल मिला जाते हो, है ना? अमृता को छोड़कर घर में बाकी सबको सौम्या का ये बेबाक बर्ताव पसंद नहीं आता, और वो सब बस आए दिन उस पर कोई ना कोई अत्याचार करते ही रहते, जो सौम्या को और परेशान करता। एक दिन सौम्या बाहर से मिठाई का बॉक्स लेकर आती है और अमृता को मिठाई खिलाती है। लेकिन ये मिठाई किस खुशी में खिला रही हो सौम्या? कहीं कोई खुश खबर तो नहीं? यस माँ जी, खुश खबर ही है। मुझे एक स्कूल में टीचर की जॉब मिल गई है। मुझे हमेशा से ही टीचर बनना था, और अब मेरा सपना पूरा हो रहा है। सौम्या की ये खुशखबरी सुनकर सबके चेहरे का रंग उतर जाता है, सिवाय अमृता के। अरे ओ नास पीटी, बोर आ गई है क्या है? अरे हमारे खानदान में आज तक किसी भी बहू ने कोई नौकरी नहीं की, तो तुझे क्या लगता है कि तू कर पाएगी? अपने मन में ये ख्याली पुलाव पकाने से पहले ही इसे जला दो, क्योंकि तुम टीचर तो हरगिज नहीं बनोगी। अभी ही ऐसा हाल है, टीचर बनने के बाद तो इसकी टीचर गिरी यहाँ घर में भी चलेगी। सौम्या, तुम जॉब नहीं करोगी, तुम्हारी जगह मुझसे एक कदम पीछे ही है। तुम्हारे ना कमाने से हमारे खाने के लाले नहीं पड़ने वाले। और अगर इतना ही शौक है तो चली जाना अपने मायके। क्या कहा तुमने पंकज? वाह, आखिर तुमने मुझे अपनी जगह बता ही दी ना। अरे तुम होती कौन हो मुझे मेरी जगह बताने वाली? छी, घिन आ रही है मुझे अपने आप पर कि मैंने तुमसे शादी की, तुम पर भरोसा की। बस इस कैद खाने में मैं और नहीं रह सकती। मुझे ऐसे रिश्ते में और ऐसे ससुराल में रहना ही नहीं है जहां मेरी इज्जत ना हो, मेरे काम की, मेरे सपनों की इज्जत ना हो। पंकज, मुझे तलाक चाहिए। अब तो हम सीधे कोर्ट में ही मिलेंगे। सौम्या अपना सामान बांधकर मायके चली जाती है, और ससुराल वालों के और पंकज के समझाने पर भी वो वापस नहीं आती। और फिर पंकज के पास भी तलाक के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचता, और इस तरह सौम्या पंकज से तलाक ले लेती है और एक मुक्त जिंदगी जीती है और अपने सपनों को पूरा करती है। पूजा को अपने ससुराल की मॉडर्न होने से काफी परेशानी हो रही थी। वो अपने ससुराल में यही बात बार बार दोहराए जा रही थी, लेकिन उसके मन में ये बात बैठ गई थी कि कोई भी उसकी बात ना ही सुन रहा है और ना ही समझने की कोशिश कर रहा है। सोनिया की एक दोस्त लतिका अपने बॉयफ्रेंड के साथ आती है। सोनिया और उसके दोस्त जब बैठ के बात कर रहे थे तभी पूजा चाय लेकर आती है। ये है मेरी प्यारी भाभी पूजा, बहुत अच्छी है ये। अच्छा, तो ये वही है ना जो थोड़ी गंवार है और तुझे मॉडर्न होने पर सुनाती है, ज्ञान देती रहती है। क्या बोल रही है? मैंने गवार कब बोल दिया इन्हें? मैंने तो बस ये कहा था कि ये हमारी तरह मॉडर्न नहीं है
और ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर कोई मॉडर्न ही हो। हाँ, क्यों नहीं। अब हर घर में कोई एक तो गंवार निकल ही आता है। तेरे घर में तेरी भाभी। देख लो सोनिया दीदी, तुम इसी को मॉडर्न कहती हो ना, जिन्हें तमीज़ भी नहीं है बात करने की। सोनिया, हम तेरे कमरे में ही चलते हैं, वहाँ आराम से बैठकर बात कर सकते हैं। हाँ, यही सही भी रहेगा। सोनिया इतना बोलकर अपनी दोस्त और उसके बॉयफ्रेंड को अंदर कमरे में लेकर जाती है। जैसे ही लतिका और उसका बॉयफ्रेंड कमरे में जाते हैं, वैसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। तभी सोनिया उन्हें एक साथ देख लेती है। ये क्या बदतमीजी है? तुम दोनों को ज़रा भी शर्म नहीं है क्या? किसी के घर में ऐसी हरकतें करता है कोई? और लतिका, तुम क्या अपने बॉयफ्रेंड को यहाँ मेरे घर में लेकर आई? तेरी सोच भी क्या तेरे भाभी के साथ रहते रहते ऐसी गवारों वाली हो गई है? अरे हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। जब हमें प्रॉब्लम नहीं तो तुझे क्यों प्रॉब्लम हो रही है? प्रॉब्लम कैसे ना हो? ये तुम दोनों का कोई प्राइवेट स्पेस नहीं है, ये मेरा घर है। और तुम मेरे घर में ये सब करने आए हो? तुम दोनों को शर्म नहीं आती क्या? अच्छा ठीक है ना, तू गुस्सा क्यों कर रही है? अब नहीं करेंगे हम। और तू क्या हमें ऐसे ही खाली हाथ और भूखे पेट रखने वाली है? कुछ खाने को तो लिया, भूख लग रही है। सोनिया के कमरे से बाहर जाते ही वो दोनों एक बार फिर से सोनिया की बुराई करके एक दूसरे के करीब बैठ जाते हैं और इत्तेफाक से वहाँ पर पूजा आ जाती है और ये सब देख लेती है। सोनिया, यहाँ आओ। देखो अपने दोस्तों को कैसे एक दूसरे के कितने करीब बैठे। अब तक ये लोग मेरा मजाक बना रहे थे और अब मेरे ही घर में इस तरह की नीच हरकत कर रहे। भाभी। अब भाभी क्या कर रही हो? अगर इसे ही मॉडर्न सोच कहते हैं तो मैं अपनी छोटी सोच में बहुत खुश हूँ। और तुम दोनों अब भी यहीं खड़े हो? अब क्या यहाँ से जाने का न्योता दूँ तब जाओगे मेरे घर से? निकलो। पूजा को बहुत गुस्सा आता है और वो इसी गुस्से की वजह से अपनी ननद की एक बात नहीं सुनती और उस पर भी गुस्सा करके वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही एक दिन पूजा का पति रात को ऑफिस से काफ़ी लेट आता है और जब घर आता है तो उसकी शर्ट पर लाल रंग लगा होता है। ये देखकर पूजा और भी ज़्यादा आग बबूला हो जाती है और अपने पति की शर्ट ही फाड़ देती है। ये देखकर केशव कहता है, ये क्या किया तुमने? मेरी शर्ट क्यों फाड़ दी? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? हाँ, दिमाग तो खराब होना ही था। ऐसे मॉडर्न लोगों के घर में जो रहती हूँ, जहाँ कोई कुछ भी करे, कैसे भी कपड़े पहने, सब आज़ादी है, कोई रोक टोक नहीं है। पूजा, तुम इतना गुस्सा किस बात पर उतार रही हो? ज़रा बताओगी मुझे? अरे हुआ क्या है? होने को अब कुछ बचा है क्या? यहाँ तुम्हारी माँ लड़कों के साथ घूम रही है, बहन का कुछ अता पता नहीं होता, 4 लोग बातें बनाते हैं जिसके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। अरे पूजा, लोग तो तब भी बातें बनाते हैं ना जब हम उनकी मर्जी का काम करें। लोगों की बातें सुनकर हम क्यों खुद को बदलने लगे? हाँ, बस यही आता है तुम्हें और तुम्हारे परिवार को, हर बात का जवाब देकर सामने वाले को ही गलत बना दो। तुम्हारी शर्ट पर ये लाल रंग कैसे आया? अच्छा, ये तो मेरे दोस्त के बेटे की लॉलीपॉप का निशान है। आज वो अपने बेटे को ऑफिस लेकर आया था और उसका बेटा तो मेरी गोद में जो बैठा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। केशव की बात सुनकर पूजा बिल्कुल चुप हो जाती है क्योंकि अब उसके पास कोई भी जवाब नहीं था। लेकिन अब भी उसके मन में अपने मॉडर्न ससुराल को लेकर बहुत सारी दिक्कतें चल रही थी। कुछ दिनों बाद मोनिका की सास पूजा के लिए एक शॉर्ट ड्रेस लेकर आती है जो पूजा को देते हुए कहती है, ये देख बहू, मैं तेरे लिए कितनी प्यारी ड्रेस लाई हूँ, जल्दी से पहनकर बता कि तुझे कैसी लग रही है। माँ जी, आपको खुद को तो कपड़े पहनने का ढंग है नहीं और आप मेरे लिए भी यही कट्टे फटे कपड़े लेकर आ गई। आपको क्या लगता है मैं ऐसे कपड़े पहनूंगी? अरे बेटा, तू गुस्सा क्यों कर रही है? मैं तो बस इसलिए लाई हूँ ताकि तू भी ये पहनकर अपने पति के साथ घूमने जाया कर, तुझे अच्छा लगेगा। माँ जी, बुरा मत मानना, अपनी बहू के मुंह से मम्मी जी बुलवाने से आप मॉडर्न नहीं हो जाओगी। और एक सास जवान बेटी की माँ को अपनी हद में रहना चाहिए, लेकिन आप तो हद ही पार कर चुकी हो। खैर, मैं आपसे बोली क्यों रही हूँ? आपको कहाँ कोई फ़र्क पड़ता है किसी चीज़ से? बेटा, पूजा अपनी सास को सुनाकर चली जाती है। मोनिका कुछ नहीं कहती। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन पूजा अपने परिवार के साथ शादी में जाती है। सब शादी में खाना खा रहे होते हैं, तभी मोनिका की एक सहेली आती है और कहती है, अरे मोनिका, तुम अपनी बहू को लाई हो या किसी काम वाले को? ये तो क्या कह रही है?
मेरी बहू है ये। मेरी बहू के बारे में ऐसे कैसे बोल सकती हो तुम? देख भाई, ये बात मैं नहीं बल्कि पार्टी में आए वो सब लोग बोल रहे हैं जो तुम्हें जानते हैं। अरे तुम्हारी बहू मॉडर्न का एम भी नहीं जानती। अरे खुद देखो ना इसने क्या कपड़े पहने हैं। मेरी बहू में जब मुझे ही कोई कमी नहीं लगती तो तुम होती कौन हो मेरी बहू में कमी निकालने वाली? ये तो तू अपनी बहू का गवारपना छिपा रही है, वरना तुझे भी अपनी बहू को ऐसे देखकर शर्म तो आ ही रही होगी। अब आए भी क्यों ना, बहू ने मुंह दिखाने लायक जो नहीं छोड़ा। आंटी जी बस कीजिए। कपड़ों के बेस पर आप मेरी वाइफ को जज कर रही हो, तो इस हिसाब से आपकी बहू का क्या होगा जो अपने मुंह पर मेकअप की दुकान लिए घूम रही है? एक नज़र उस पर भी तो घुमाइए। चलो कोई बात नहीं, अपनी बहू पर नज़र मत घुमाओ, लेकिन तुम्हारी बेटी तो एक चपरासी के साथ भाग गई थी। वैसे मानना पड़ेगा तुम लोग कितने मॉडर्न हो। तुम्हारी बेटी भाग गई लेकिन फिर भी किसी की बहू बेटी को जज करने आ गई तुम। मैं यहाँ कोई अपनी बेइज्जती करवाने नहीं आई हूँ। अरे मोनिका, तेरी बहू की साड़ी मेरे काम वाली की साड़ी की तरह है, तो मजाक तो बनेगा ही ना। अरे कपड़े नहीं थे तो मुझसे ही मांग लेती। वो क्या है ना, हमारे घर में मॉडर्न प्लस सीधे साधे दोनों तरह के ही लोग हैं। हम मॉडर्न हैं, बहू ने हमें कभी टोका नहीं, और बहू सीधी सादी है जिसे हम बदलने को नहीं कहते। मुझे आज ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं सच में एक पढ़ी लिखी गवार हूँ। मैंने अपनी सास ननद सबको इतना कोसा, लेकिन मुझे मॉडर्न ससुराल का मतलब अब समझ में आया। परिवार तो अब भी वही है, लेकिन मॉडर्न अंदाज में। पूजा को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो अपने ससुराल को पूरे दिल से अपनाती है।